स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? हम सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे आपका एसएससी का हो, या कोई भी गवर्नमेंट आपका एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती है या जिसमें मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जीरो टू हाई लेवल सीरीज में आपको देता हूँ, एक कंप्लीट पैकेज आपको मैं सैनिक स्कूल का भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने इंग्लिश में अभी तक 5 पार्ट कर चुके हैं। 5 पार्ट में मैं आपके लिए क्या क्या लेके आ रखा हूँ आपको पता ही है। आपको मैंने 5 पार्ट में मैंने आपको नाउन की वीडियोस दी हैं, आपका करीबन 5 पार्ट आ चुके हैं नाउन के। आज ये पार्ट नंबर 6 है दोस्तों। इसके बाद हम नाउन पे लाइव टेस्ट करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर इंग्लिश नाउन का 6 है। सेशन को स्टार्ट करेंगे। नाउन के बारे में अब हम अच्छे से चीजें जान चुके हैं। अब कभी भी नाउन आएगा तो कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आइए सेशन को स्टार्ट करेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम जानेंगे जो एग्जाम में आती हैं। अब हम बात करेंगे नाउन के केसेस के ऊपर। सेशन स्टार्ट करते हैं नाउन के केसेस के ऊपर। नाउन केसेस मतलब क्या? देखो, नाउन केस मतलब एक केस होता है आपका पजेसिव केस। पजेसिव मतलब क्या होता है? अधिकार जताना। ठीक है, किसी भी नाउन पे आप पजेशन कैसे शो कर सकते हैं? ठीक है, किसी भी नाउन पे आप पजेशन कैसे शो कर सकते हैं? पजेसिव केस। पजेशन मतलब कैसे अधिकार जता सकते हैं। तो 3 कंडीशन होती हैं। पहला, आप क्या कर सकते हैं, उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। कोई भी नाउन पे अगर आपको अधिकार जताना है तो आप उस नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। क्या एस लगा सकते हैं? एपोस्ट्रोफी एस, ये वाला साइन लगा सकते हैं। ठीक है, और ये कहां पर लगता है, कब लगता है, इसका यूज कैसा है, मैं आपको अभी सब बताने वाला हूं। दूसरा रूल क्या है कि आप उसमें खाली एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? खाली एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। एक एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं और एक ओनली एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। ये देखिए। तीसरा है आपका, आप ऑफ लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ऑफ लगा सकते हैं। ठीक है, ऑफ भी पोजेशन दिखाता है। ऑफ भी पोजेशन दिखाता है। समझ में आया? नाउन का हम केस पढ़ रहे हैं, पजेसिव केस पढ़ रहे हैं। तो आप पोजेशन मतलब होता है अधिकार। आप ध्यान से सुनिएगा। पोजेशन आप 3 तरीके से शो कर सकते हैं कोई भी नाउन में। एक एपोस्ट्रोफी एस लगा के, एक एपोस्ट्रोफी लगा के और एक ऑफ लगा के। कहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, कहां पर हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और कहां पर ऑफ लगाएंगे, ये सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं। आइए सेशन को करेंगे यहां से स्टार्ट। मेन बात अब यहां से होगी स्टार्ट आपकी। ठीक है, पहला देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको मैं बता रहा हूं। यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी एस, कहां एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है? देखो, पहला यूज जो है आपका, कोई भी लिविंग थिंग्स हो तो उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। कोई भी लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं राहुल, राहुल पे लगेगा राहुल्स कार, मतलब ये मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया। इसका मतलब क्या है? जो कार है ना वो किसकी है? राहुल की है। तो राहुल एपोस्ट्रोफी एस लगाया। तो एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ लगाया? लिविंग थिंग के साथ लगाया। लिविंग थिंग कौन है? राहुल है या कार है? राहुल है। समझ लो, ये पोजेशन बता रहा है कि ये जो कार है, ये एपोस्ट्रोफी एस एक पोजेशन है, अधिकार बता रहा है कि जो ये कार है वो राहुल की है। जो कार है वो किसकी है? राहुल की है। जैसे मैं कहता हूं KARTIK, कार्तिक बैग। तो अगर मेरे को पोजेशन बताना है किसका बैग है? कार्तिक का। तो कार्तिक पे हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, कार्तिक्स बैग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्तिक्स बैग हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं लॉयन, LION, लॉयन आई, किसकी आई? लॉयन आईज, लॉयन आईज। तो किसकी आंख है? लॉयन की। तो पोजेशन लगा दो, एपोस्ट्रोफी एस लगा दो। लिविंग बिंग है, इसके साथ आपने लगाया। जैसे कि मैं कहा बर्ड्स, BIRDS, बर्ड, जैसे बर्ड पे लगेगा एपोस्ट्रोफी एस, फिर क्या लग जाएगा? विंग्स, बर्ड्स विंग्स लग जाएगा। बर्ड के पंख, किसके पंख? बर्ड के। तो लिविंग थिंग कौन है? बर्ड है। कौन है? बर्ड है। ये पहला केस आपको समझ में आया कि मतलब पहला यूज समझ में आया एपोस्ट्रोफी एस का कहां, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी दूसरी बात समझिएगा। यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर समझने वाली है कि जो एपोस्ट्रोफी एस होता है आपका, क्या कि जो एपोस्ट्रोफी एस होता है वो उसका यूज नहीं करते हम किसके साथ? नॉन लिविंग थिंग के साथ। तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स, विथ
नॉन लिविंग थिंग्स, विथ नॉन लिविंग थिंग्स। एपोस्ट्रोफी एस का हम यूज नहीं करते किनके साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। जैसे मैं आपसे कहता हूं द वॉल, द वॉल, द वॉल्स पेंटिंग, अगर मैं क्या कहूंगा, क्या ये सेंटेंस सही है? ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? एपोस्ट्रोफी लगा दिया मैंने वॉल के साथ, जो कि नॉन लिविंग थिंग है। भैया हम नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, तो ये तो सेंटेंस गलत है। लेकिन अगर हमको बताना है, अधिकार जताना है, तो हम लगा सकते हैं। अगर नॉन लिविंग के साथ आपको पोजेशन शो करना है, ध्यान से सुनिएगा, तब आप क्या लिखोगे, क्या लगाओगे? द, पहले ये बाद वाला नाउन पहले आएगा, द पेंटिंग, PAINTING, द पेंटिंग, फिर लगाएंगे ऑफ, फिर क्या लगाएंगे? वॉल, द पेंटिंग ऑफ द वॉल, WALL। समझ रहे हो? पुराना पहला वाला जब आप ऑफ के साथ यूज करते हो, जो पुराना बाद वाला नाउन है वो पहले आ जाता है, और जो पहला वाला नाउन है वो बाद में आ जाता है। किसकी पेंटिंग है? वॉल की पेंटिंग है। अब ये वाला तो पहला वाला गलत हो गया, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? तो जहां पर हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, जहां पर हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, वहां पर हम किसका यूज करेंगे? ऑफ का, ऑफ का करते हैं। ठीक होगी ना? तो इस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इससे मतलब क्या होता है, जब हम ऑफ का यूज करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। अभी देखो इसमें ऑब्जेक्ट ये था, ये सब्जेक्ट बन गया, और जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाता है जब हम ऑफ का यूज करते हैं। अब जैसे मैं और क्वेश्चन देता हूं, द हाउस, द HOUSE, द HOUSE, द हाउसेस, क्या ये सेंटेंस सही है? द हाउसेस रूफ, घर की छत, क्या ये सही है? अरे आपको पता है ना कि हम जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते, ये तो गलत हो गया। लेकिन अगर हमको पोजेशन बताना है तो हम क्या बताएंगे? द रूफ, द रूफ, ये वाला पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर ऑफ लगाएंगे, फिर क्या बना देंगे? द हाउस। ये जो अब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा था, अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। द रूफ ऑफ द हाउस आपका बिल्कुल सही आंसर है, द रूफ ऑफ द हाउस। अब आप नॉन लिविंग के साथ क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। नॉन लिविंग के साथ अगर आपको अधिकार बताना है तो आप क्या लगाएंगे? ऑफ लगाएंगे। जब मैं आपसे कहता हूं, एक बात सुनिएगा, मैं आपसे कहूंगा अ टेबल्स लेग, क्या ये सही है? बिल्कुल। ATEBLE, टेबल्स, किसका पैर? टेबल्स का पैर, है ना? ये गलत हो जाएगा यार। नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस कैसे लगा रहे हो? अगर आपको लगाना है, आपको पोजेशन शो करना है, तो क्या लगाओगे? द LEGS, लेग्स, OF, ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल। सही क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ द टेबल, या द लेग्स ऑफ अ टेबल। इतना आपको समझ में आया? मैंने दो चीज अभी बताई पोजेशन वाली, ठीक है, पोजेशन की दो चीज, कि यूज कैसे करते हैं एपोस्ट्रोफी एस का लिविंग थिंग के साथ। जो लिविंग थिंग है उस पर एपोस्ट्रोफी एस लगता है, और एपोस्ट्रोफी का एस हम नॉन लिविंग के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, एपोस्ट्रोफी का एस हम नॉन लिविंग के साथ नहीं करते हैं। ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो किसका करते हैं नॉन लिविंग के साथ? ऑफ का करते हैं। किसका करते हैं? ऑफ का करते हैं। अब जो मैंने बात बोली, ठीक है, उससे नेक्स्ट बात मैं आगे बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा, चीजें को कनेक्ट करते चलते रहिएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो एपोस्ट्रोफी एस है, जो एपोस्ट्रोफी एस है, हम उसका यूज कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, एपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड विद, अभी मैंने इससे पहले कहा लिविंग के साथ यूज होता है, नॉन लिविंग के साथ यूज नहीं होता। लेकिन एपोस्ट्रोफी एस को हम यूज कर सकते हैं यूज्ड विद नॉन लिविंग थिंग्स इन सम केसेस। ठीक हो गया? हम इसको नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज कर सकते हैं कुछ केसेस में। तो सुनिएगा, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, एपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड विद किसके साथ? हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम नॉन लिविंग के साथ यूज नहीं कर सकते। अब मैं कह रहा हूं कि यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ केस में कर सकते हैं, 100% नहीं कर सकते, कुछ केस में कर सकते हैं। वो केस आपको अपने दिमाग में रखना है। एपोस्ट्रोफी एस को हम नॉन लिविंग के साथ यूज कर सकते हैं। किस केस में कर सकते हैं? टाइम और मेजरमेंट बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, टाइम एंड मेजरमेंट, समय और जो मेजरमेंट बताने वाले शब्द होते हैं, टाइम एंड MEASURE, मेजरमेंट बताने वाले वर्डों के साथ कर सकते हैं। कोई कंट्री के साथ, कोई कंट्री के नाम के साथ कर सकते हैं। कोई स्टेट के नाम के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं 1 MILE,
वन माइल MILE, ठीक हो गया। यह है 1ONE, 1 MILE, माइल DISTANCE, डिस्टेंस। 1 मील दूरी कहते हैं ना, तो माइल के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस कर सकते हैं। जो आपका मेजरमेंट बताए उसके साथ आप कर सकते हैं। जैसे आप कहोगे टाइम के साथ, जैसे आप कहोगे अ मंथ सैलरी, MONTH, ठीक है, SALARY, तो आप क्या कर सकते हो, इसके साथ भी लगा सकते हो। ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, कितने महीने की सैलरी, 1 महीने की सैलरी, तो मंथ के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अरे महीना कोई लिविंग थिंग है क्या? दूरी कोई लिविंग थिंग है? जैसे आप मेजरमेंट बता रहे हो, ए टन्स वेट, TONS, 1 टन, ठीक है, 1 टन वेट है, तो टन के साथ भी आप यूज कर सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस। तीन केसों में आप यूज कर सकते हैं, टाइम एंड मेजरमेंट के साथ, कंट्री के साथ और स्टेट के साथ। जैसे मैं आपसे कहता हूं दिल्लीज, DELHI, किसकी पॉपुलेशन, किसका करप्शन, दिल्लीज करप्शन कह दूंगा। कौन से स्टेट का करप्शन है? दिल्ली का करप्शन है। तो दिल्ली के साथ आप कोई भी अगर हेडलाइन पढ़ते हो ना, आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसमें ये हेडिंग जो होती है उसमें लिखा आता है दिल्लीज करप्शन। तो आप कहोगे आपने तो सर बताया था कि जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं उसके साथ आप यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ केसेस में कर सकते हैं। किस केस में? अगर स्टेट के साथ लिखा हुआ है तो आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अब ये चीज देखना ध्यान से कि कहाँ कहाँ ये चीज का यूज आपके लाइफ में हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। जैसे आप लिखा, कोई हेडिंग आपने देखा होगा, इंडियाज पॉपुलेशन, INDI, इंडियाज पॉपुलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि किसकी पॉपुलेशन, आप पहले पढ़ो कि अधिकार बता रहा है कि नहीं बता रहा। हाँ, पोजीशन शो कर रहा है, जो पॉपुलेशन है किसकी है, इंडिया की है। किसकी है? इंडिया की है। तो इंडिया पे लगेगा एपोस्ट्रोफी एस। किस पे लगेगा? इंडिया पे लग जाएगा एपोस्ट्रोफी एस। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात सुनिएगा, नेक्स्ट हम यूज पढ़ रहे हैं किसका? एपोस्ट्रोफी एस का। किसका यूज पढ़ रहे हैं? एपोस्ट्रोफी एस का। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अभी तक हमने 3 चीजों की बात करी कि कैसे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते, कैसे हम पोजीशन दिखाते हैं। पहला यूज हम एपोस्ट्रोफी के थ्रू दिखाते हैं, दूसरा एपोस्ट्रोफी एस के, पहला एपोस्ट्रोफी एस के थ्रू, दूसरा एपोस्ट्रोफी, तीसरा ऑफ के थ्रू। फिर मैंने बताया एपोस्ट्रोफी का यूज क्या होता है, लिविंग थिंग के साथ लगता है। अगर जहां पर एपोस्ट्रोफी एस का रूल मतलब यूज क्या होता है, लिविंग थिंग के साथ लगता है। एपोस्ट्रोफी एस जो है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं लगता। अगर नहीं लगता तो उसका पोजीशन बताने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। तीसरा मैं कह रहा हूँ एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम ऑफ, एपोस्ट्रोफी एस जो है उसका यूज हम नॉन लिविंग के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो शब्द टाइम बता रहा हो, मेजरमेंट बता रहा हो, कंट्री बता रहा हो, या स्टेट का नाम बता रहा हो, कंट्री का नाम बता रहा हो या स्टेट का नाम बता रहा हो। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। अब एपोस्ट्रोफी का यूज हम कहाँ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम कहाँ करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस की बात चल रही है, एपोस्ट्रोफी की बात नहीं चल रही है। एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड एट द एंड ऑफ कंपाउंड नाउन। आपको मैंने बताया था इससे पहले सेशन में कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। एक दो नाउनों से मिलकर जो एक वर्ड बनता है, दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड जो बनता है उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। दो या दो से ज्यादा वर्ड से बनने वाला एक शब्द इज नोन एज द कंपाउंड नाउन। तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम कहाँ करते हैं? कंपाउंड नाउन के एंड में। कहाँ? कंपाउंड नाउन के एंड में। जैसे ध्यान से समझना, जैसे मैं आपसे कहता हूं मदर, MOTHER, मदर इन लॉ, एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम कर रहे हैं मदर इन लॉ। मदर इन लॉ बिहेवियर, किसका बिहेवियर है? मदर इन लॉ का। तो एपोस्ट्रोफी एस किस पे लगाओगे? ये मदर इन जो लॉ लगाए ना, इस पे आप एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। मदर इन लॉज बिहेवियर, सही क्या हो जाएगा आपका? मदर इन लॉज बिहेवियर। तो एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगता है? जो कंपाउंड नाउन होता है उसके एंड में लगता है एपोस्ट्रोफी एस। तो ये आपका सही हो जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूंगा मदर्स इन लॉ कर दिया ना, मैंने अगर मदर पे लगा दिया, अगर मैंने मदर पे लगा दिया एपोस्ट्रोफी एस तो वो गलत हो जाएगा। अगर मैं कहूंगा मदर्स इन लॉ बिहेवियर कह दूंगा, लॉ बिहेवियर, तो वो चीज गलत हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, जैसे मैं कहता हूं, और आपको पता है ना कि इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे मदर इन लॉ है, तो मदर इन लॉ का प्लूरल कैसे बनता है? मदर इन, बताओ क्या बनता है? मदर इन लॉ लॉज बनता है या मदर्स इन लॉ बनता है? प्लूरल बनता है मदर्स इन लॉ। सुनना ध्यान से, अगर मदर इन लॉ का मैं प्लूरल बनाऊं तो क्या बनता है? MOTHERS, मदर्स इन लॉ बनता है। मेन वर्ड पे एस लगाते हैं, ध्यान होगा तो।
अगर अगर इसका अगर पोजेशन शो करना है तो लास्ट वर्ड पे लगेगा, मदर इन लॉज पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, मैं कहता हूं क्या ये सही लिख रहा हूं? सन इन LAW कार, क्या मैं सही लिख रहा हूं? किसकी कार है? सन इन लॉ की। क्या मैंने सही लगा? सन पे एपोस्ट्रोफी एस लगा के सही किया? नहीं, गलत। अगर आपको अधिकार बताना होता है, आपको पोजेशन शो करना होता है, तो अगर कोई कंपाउंड नाउन दे रखा है तो उसके लास्ट वाले वर्ड पे आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। तो सही क्या हो जाएगा? सन इन LAW एपोस्ट्रोफी एस लॉज CAR कार। गॉट इट? चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें आपको अच्छे से समझ में अब आ रही होंगी। ठीक है। अगला नेक्स्ट मैं अगर आपसे कहता हूं, ध्यान से समझो, मेड SERVANT, मेड सर्वेंट सैलरी, मेड सर्वेंट सैलरी। अगर मैं यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगा दूं क्या सही हो जाएगा? मेड सर्वेंट सैलरी गलत हो जाएगा। कंपाउंड नाउन है, पोजेशन शो करना है, किसकी सैलरी है यार? मेड सर्वेंट की। तो यहां पर पोजेशन कहां लगता है, मतलब एपोस्ट्रोफी एस कहां लगता है? जो कंपाउंड नाउन का लास्ट वर्ड होता है। कंपाउंड नाउन का लास्ट वर्ड सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट सैलरी। ये हो जाएगा आपका सही। होप समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट, अगला क्या होता है? देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, एक का अधिकार हो रहा था, उसमें एक का अधिकार मतलब हो रहा था, तो उस पर हम एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे थे। अब अगली चीज क्या है? जॉइंट पोजेशन, दो जनों का। जॉइंट मतलब दो जनों का, जॉइंट या दो से ज्यादा जनों का पोजेशन, जॉइंट पोजेशन। ध्यान से सुनते रहिएगा, जॉइंट पोजेशन। तो जॉइंट पोजेशन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जॉइंट पोजेशन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, कहां पे होगा, कौन से वाले नाउन पे होगा, वो ध्यान से समझना। जहां दो लोगों की बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूं KARTIK कार्तिक एंड ROHIT कार्तिक एंड रोहित बेकरी, तो मैं एपोस्ट्रोफी एस कहां लगाऊंगा? रोहित पे लगाऊंगा। कार्तिक एंड जो लास्ट वाला नाउन आता है उस पे लगाते हैं। कार्तिक एंड रोहित बेकरी कहूंगा, तो यहाँ पर दोनों का अधिकार है यार भैया, यहाँ पर दोनों का अधिकार है। ये दोनों की बेकरी है, ये दोनों की एक बेकरी है। समझ में आई बात? जैसे मैं कहूंगा मिस्टर सिन्हा एंड सन्स कह दिया ना, तो सन पे लगाऊंगा एपोस्ट्रोफी एस, और यहाँ पर बोलूंगा शॉप। ये किसकी दुकान है? ये मिस्टर सिन्हा और सन्स की दुकान है। तो शॉप नाउन है, समझ लो, नाउन पे किसका अधिकार हो रहा है? मिस्टर सिन्हा और सन्स का। तो अधिकार जताने के लिए हम क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो किस पे लगाओगे? जब दो जनों का अधिकार होगा तो जो दूसरा वाला वर्ड है उस पर अधिकार लगाओगे। इसका मतलब है ये जो शॉप है वो मिस्टर सिन्हा और सन्स की है, मिस्टर सिन्हा और सन्स की है। ध्यान से समझना। अब मैं कहता हूं भगत, BHAGAT भगत। अगर मैंने ये कह दिया ना, देखो भगत BHAGATS, अगर मैंने एक नाउन ला, इस पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगाया, और दूसरा मैंने लिखा, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर एंड, भगत एंड AND एंड, ठीक है, यहाँ पर एंड है, फिर मैंने लिखा शर्मा SHARMA, ठीक है, भगत एंड शर्मा शॉप SHOP शॉप लिखा। तो इसका मतलब क्या? शर्मा पे मैंने एपोस्ट्रोफी एस लगाया। इसका मतलब पता क्या है? भगत एंड शर्मा शॉप। भगत की अलग शॉप है, शर्मा की अलग शॉप है। इसका मतलब अलग है, इसकी भी अलग शॉप है, इसकी भी अलग शॉप है। अभी तक जब हम मिस्टर सिन्हा एंड सन शॉप कर रहे थे, तो ये मिस्टर सिन्हा और उनके बच्चों की शॉप थी, मतलब एक ही शॉप थी। मिस्टर सिन्हा और सन्स की शॉप जो है एक ही है। यहाँ पर अभी भगत पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, शर्मा पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो जो शॉप है वो भगत की अलग शॉप है और शर्मा की अलग शॉप है। तो यहाँ पर दो जनों की शॉप है। मेरी बात ध्यान से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं एक बात कहूंगा, क्या ये सेंटेंस सही है? बताना, आप खुद ही बताना। टीना एंड रवीना, टीना एंड RAVEENA, टीना एंड रवीनाज हस्बैंड। यार खुद एक बार सोचो, थोड़ा लॉजिकली सोचो, क्या दोनों का पति एक ही होगा? इसका मतलब क्या है? जो पति है, एक अगर पोजीशन लगता है, दो नाउन पे एक पोजीशन लगता है, इसका मतलब जो ये हस्बैंड है वो टीना का भी है, वो रवीना का भी है। क्या ये सेंटेंस सही होगा? अरे दोनों के अलग अलग हस्बैंड होंगे ना, तो सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर टीना पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, टीना पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, एंड लगा है, फिर रवीना पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। किस पे? रवीना पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। और यहाँ पर क्या आएगा? हस्बैंड। क्या आएगा? हस्बैंड।
हस्बैंड्स आएगा, क्योंकि दो जने हैं ना यहाँ पे, तो दो जनों के लिए जो नाउन बनता है वो प्लूरल बनता है, आप लोगों को पता ही है। तो ये जो हस्बैंड है वो टीना का भी है, टीना का अलग हस्बैंड है, रवीना का अलग हस्बैंड है, दोनों का एक हस्बैंड नहीं होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको इतनी चीजें समझ में तो आ गई होंगी जॉइंट पोजीशन की। जॉइंट पोजीशन से आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं, जॉइंट पोजीशन से आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? आपको ध्यान से एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे कहा, ही वेंट टू TARUN, he went to TARUN, तरुण पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा है, एंड सिमरन्स SIMRAN, सिमरन्स पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा है, हाउसेज HOUSES, हाउसेज, बट द कपल वॉज नॉट होम, बट द कपल वॉज नॉट एट होम, एक बात सुनो, सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है? वो तरुण और सिमरन के घर गया, बट कपल होम पे नहीं था, घर पे नहीं था, बट कपल घर पे नहीं था। कपल से हमें क्या समझ में आता है कि जो तरुण और सिमरन है ये हस्बैंड एंड वाइफ है, कपल है ना, हस्बैंड एंड वाइफ है। जब भैया दोनों एक ही हैं तो दोनों पे अलग अलग पोजीशन कैसे लग गया? इसका मतलब क्या है कि तरुण का अलग घर है, सिमरन का अलग घर है। दोनों का एक घर बताने के लिए हम सही क्या करेंगे? तरुण TARUN, तरुण एंड सिमरन्स हाउस करेंगे, SIMRAN एपोस्ट्रोफी एस हाउस करेंगे। समझ रहे हो? दोनों का एक ही घर है, ये दोनों जो हैं इनका एक ही घर है, क्योंकि कपल से पता चल गया आपको कि दोनों का एक ही घर है, लेकिन यहाँ पर तो अलग बता रखा था, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इस टाइप के एरर आपके उसमें पूछे ही जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस टाइप के एरर आपके किस में पूछे जाते हैं? आपके किस में पूछे जाते हैं? एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप का लेवल आपका आता है। नेक्स्ट चीज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट डाल के लिखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि जो एपोस्ट्रोफी एस है किसके साथ यूज नहीं होता? इज नॉट यूज्ड विथ द प्लस एडजेक्टिव। एक बात समझना ध्यान से, द प्लस एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? जब एडजेक्टिव के लिए पहले द लग जाता है ना, जब एडजेक्टिव के पहले द लग जाता है तो क्या होता है? तो ये किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह काम करता है। और कौन सा नाउन हो जाता है? वो प्लूरल नाउन हो जाता है। कौन सा नाउन हो जाता है? प्लूरल नाउन हो जाता है। मेरी बात ध्यान से समझना, एडजेक्टिव के पहले अगर कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन मेरी बात समझना ध्यान से, एडजेक्टिव के पहले असल में कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन जब एडजेक्टिव के पहले जब कोई आर्टिकल आ जाए ना तो वो नाउन का काम करता है, मैंने बता दिया, और प्लूरल नाउन का काम करता है। और इसका मतलब होता है ये पूरी कम्युनिटी को बताता है। जैसे मैं कहता हूं द रिच क्या है? रिच पीपुल, रिच मैन, ये वो समझ में आया? रिच पीपुल लगता है, रिच एक एडजेक्टिव है, आपको समझ में आया? अमीर, जिसका मतलब अमीर, और इसके बाद लोग लगाते हैं तो रिच पीपुल हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? रिच एडजेक्टिव की तरह काम करता है, विशेषता बताता है ना यार, नाउन की विशेषता बता रहा है। लेकिन जब द रिच के पहले द लग जाए ना तो ये अब नाउन बन जाता है। इसका मतलब पता है क्या होता है? रिच पीपुल। तो जितने भी रिच पीपुल है उनकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है द लगा के, समझ रहा है? रिच मतलब जितने भी रिच लोग हैं। तो ये आप किसकी तरह काम करेगा? प्लूरल नाउन की तरह काम करेगा। तो अब ये जो द रिच है ये कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल। इसके लिए वर्ब जो आएगी वो प्लूरल ही आएगी। समझ में आ रही है? इसके लिए वर्ब जो आएगी वो आपकी प्लूरल ही आएगी। इतना क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो द रिच मतलब कि प्लूरल नाउन है, जितने भी रिच लोग हैं ये सब इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया। रिच असल में अगर खाली मैं रिच की बात करूं, तो रिच अपने में एक एडजेक्टिव होता है। अगर रिच के पहले द लगा दिया जाए तो वो अब नाउन बन जाता है। रिच के पहले द, तो अब वो नाउन बन जाएगा, वो भी प्लूरल नाउन बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं द पुअर एक, वैसे अगर पुअर खाली पुअर बोलूंगा तो एक एडजेक्टिव होगा, इसके बाद नाउन आता है पुअर पीपुल, ठीक है? या आपको पता है पुअर के बाद एक नाउन आता है। गरीब लोग आता है, नहीं आता है?
तो अगर पुअर के पहले द लगा दिए तो अब ये नाउन बन जाएगा। द पुअर का मतलब पता क्या हो जाएगा, पुअर पीपल, जितने भी गरीब लोग हैं सब इसके अंदर आ जाएंगे। और जो द पुअर हो जाएगा प्लूरल नाउन हो जाएगा, तो इसके लिए वर्ब जो आएगी वो प्लूरल ही आएगी ना। जैसे मैं द ओल्ड कहूंगा तो जितने भी बूढ़े लोग हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा ओल्ड पीपुल। द ओल्ड मतलब क्या हो जाएगा, ओल्ड पीपुल, बूढ़े लोग। इतना आपको समझ में आ गया। एपोस्ट्रोफी एस का यूज मैंने आपको बता दिया कि एपोस्ट्रोफी एस अगर आपको लगाना है तो इनके साथ आप नहीं लगाएंगे, द प्लस एडजेक्टिव के साथ आप नहीं लगाएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब एक बात बताओ, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा द रिच ऑलवेज, ALWA, ठीक है, ALWAYS, द रिच ऑलवेज लुक्स, ठीक है, द रिच ऑलवेज लुक्स डाउन अपॉन द पुअर। एक बात बताना, द आया है, रिच आया है, ठीक है, द रिच ऑलवेज, ये हमेशा वर्ब, ये बता रहा है आपको, एडवर्ब बता रहा है, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब बता रहा है आपको। ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है। द क्या है ना, आपका आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद द रिच क्या आया अभी, ये सुनो, आर्टिकल प्लस ये एडजेक्टिव मतलब नाउन की तरह काम कर रहा है। प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो ये आपकी वर्ब है ना, लुक्स डाउन आपका क्या है, डाउन प्रीपोजिशन, लुक्स वर्ब आ गई आपकी। ऑलवेज आपको वर्ब को आइडेंटिफाई कर रहा है, ऑलवेज आपको वर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो वर्ब को जो डिफाइन कर रहा है उसको एडवर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। तो बच्चा यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो लुक क्या हो जाएगी, प्लूरल वर्ब हो जाएगी। अरे वर्ब प्लूरल कब बनती है, बेसिक वर्ब आपकी प्लूरल होती है। अगर वर्ब में आपका एस लगा दिया तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो समझ में आया ना आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये देखो, लुक डाउन अपॉन द पुअर, जो गरीब जो रिच होते हैं वो किसको देखते हैं, हमेशा किसकी नीचे और देखते हैं, किसको दबाने की कोशिश करते हैं, किनको देखने की कोशिश करते हैं, पुअर को देखते हैं। मतलब ये नेगेटिव सेंस में सेंटेंस बोल रहा है, समझ रहे हो, मतलब कि अमीर हमेशा राज करता है, अमीर हमेशा वो करता है क्या, हमेशा दूसरों मतलब पुअर गरीबों को दबाता है। इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस को, इस सेंस में आप समझ सकते हैं। अब मेरी दूसरी बात समझना, ठीक है, मेरी दूसरी बात समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये सेंटेंस आपके लिए मैंने लिया, द 6 SIKS, द 6 मतलब जितने भी बीमार लोग हैं, एंड द ओल्ड्स OLDS was helped, HELPED, जितने भी गरीब थे और जितने भी बूढ़े थे उनकी हेल्प करी गई। एक बात सुनिएगा, मैंने आपको बताया द के साथ अगर एडजेक्टिव लगेगा वो अपने में ही प्लूरल होता है बच्चा, वो अपने में ही प्लूरल होता है। उसको प्लूरल बनाने की क्या जरूरत, जो अपने आप में ही प्लूरल है उसको फिर से प्लूरल बनाओगे तो आपका पूरा स्ट्रक्चर सेंटेंस खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप द के पीछे 6 नहीं लगाओगे, अपने आप में प्लूरल है। सही क्या होगा, द सिक एंड द ओल्ड, द लग गया ना, ओल्ड आ गया है, द सिक लग गया है ना, तो समझ लो द प्लस एडजेक्टिव, इसको प्लूरल बनाने की गलती मत करना, अपने में ही प्लूरल होता है। अब ये होते क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या यूज करेंगे, प्लूरल। तो वॉज तो गलत हो गया, वर्ब सही होगा। और क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब होती है, आपको पता है, HELPED, हैव्ड आएगा। सही स्ट्रक्चर ये है, रॉन्ग स्ट्रक्चर ये है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो भी एडजेक्टिव होते हैं, जो भी द प्लस एडजेक्टिव होता है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। जैसे मैं आपसे कहता हूं द OLD, जैसे मैंने कहा द ओल्ड्स प्लाइट, PLIGST। प्लाइट मतलब क्या होता है, प्लाइट मतलब होता है बैड कंडीशन, बुरी हालात, दुर्दशा जिसको कहते हैं। प्लाइट मतलब क्या होता है, दुर्दशा, या बैड कंडीशन कह सकते हो। द ओल्ड्स प्लाइट, किसकी बुरी हालत, किसकी बुरी कंडीशन, किसकी दुर्दशा, ओल्ड की मतलब बूढ़े लोगों की दुर्दशा की बात चल रही है। और मैंने अभी बताया था टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, किसके साथ, द प्लस
ओल्ड केस मतलब द प्लस एडजेक्टिव के साथ। तो हमको अगर पोजेशन शो करना है तो हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। ऑफ लगाने में जो पहले ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो द प्लाइट आपका आएगा। फिर आप लगाएंगे ऑफ, फिर क्या लगाएंगे, द ओल्ड, द प्लाइट ऑफ द ओल्ड, द प्लाइट ऑफ द ओल्ड आपका सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। अब मैं नेक्स्ट आपसे पूछूं, द पुअर्स कंडीशन, किसकी कंडीशन, अरे गरीबों की कंडीशन कह रहा है। स्थिति किसकी स्थिति, गरीबों की स्थिति। तो कभी भी द के साथ आप, द एडजेक्टिव के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो आपको पोजेशन तो शो करना ही पड़ेगा। तो पोजेशन शो करने के लिए आप क्या बोलोगे, द कंडीशन ऑफ द पुअर, द कंडीशन CONDITION, द कंडीशन ऑफ द पुअर, ऑफ द पुअर। ठीक हो गया। इतना आपको अच्छे से आप समझ में आ गया होगा, इतना आपको अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी का यूज हम बहुत जगह सीख चुके हैं। एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम सीख गए हैं। ये एग्जाम, कोई भी एग्जाम दो उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे मूव करेंगे, फर्दर मूव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में आपके लिए लेके आ रखा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब नेक्स्ट यूज क्या है एपोस्ट्रोफी एस का। एपोस्ट्रोफी एस की बात करूं, तो हम इसको किसके साथ यूज कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड विथ ऑल दीज वर्ड्स। ये जितने भी मैं आपके शब्द लिखूंगा अभी, इन सब के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ये किसके लिए आते हैं, सबसे पहली बात, ये किसके लिए मैं ये जो शब्द होंगे ये हमेशा किसके लिए होंगे, लिविंग के लिए होंगे, लिविंग थिंग्स के लिए ये होंगे वर्ड। और ये वर्ड है क्या, जैसे कि somebody, SOME, सम, BODY, somebody। जैसे कि क्या, anybody, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि क्या, everybody। ठीक हो गया। एवरीबडी, एवरीवन बात एक ही है। एवरीवन बात एक ही है। एवरीबडी, जैसे मैं आपसे कहूंगा नोबडी, NO, BODY, कोई नहीं, या कहूंगा नो वन। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मैं कह रहा हूं अगर मैं somebody कहूं या मैं someone कहूं, एक ही बात है। somebody या someone एक ही बात है। anybody या anyone एक ही बात है। एवरीबडी या एवरीवन एक ही बात है। नोबडी या नो वन एक ही बात है। तो इन शब्दों के लिए, ये शब्द जब आए तो इन शब्दों के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। इनका हम एपोस्ट्रोफी एन का यूज करते हैं इन वर्डों के साथ। और कब करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये पता आपको चल गया होगा। तो दोस्तों मेरी बात सुनिएगा, एपोस्ट्रोफी एस का यूज इनके साथ आप कर सकते हैं। और somebody, anybody, everybody, somebody बराबर someone, anybody बराबर anyone, everybody बराबर everyone होता है, और nobody बराबर no one, एक ही चीज है ये। ठीक है ना। somebody मतलब आपको पता ही है ना, कोई व्यक्ति के लिए यूज करते हैं somebody। anybody मतलब भी कोई भी व्यक्ति। और everybody मतलब होता है हर एक व्यक्ति, आप सबको पता ही होगा। ठीक है ना। ये बच्चों वाली बातें थी। अब हम यूज करेंगे क्या, कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं आई हैव, यहां पर सुनिएगा ध्यान से, HAV, हैव। ठीक है, पैड काम नहीं कर रहा, एक सेकंड रुकिएगा। आई हैव स्टोलन somebody's वॉच। आई हैव, यहां पर लिखता हूं HAVE, हैव स्टोलन I have stolen somebody's watch, SOME, some, BODY, somebody watch। तो हम somebody पे, यहाँ पर somebody दिख रहा है, मैंने चुराई। आपको ये भी सेंटेंस पढ़ के पहचानना पड़ेगा कि सच में अधिकार लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अधिकार लग रहा है तभी आप उस पर एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। मैंने चुराई किसकी वॉच, somebody की, किसी की वॉच चुराई, कोई पर्सन था उसकी वॉच मैंने चुराई, तो somebody पे एपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा। किसी घड़ी की बात करें, किसी बंदे की घड़ी, तो उसका तो उस पर अधिकार है ना, वो तो उसका मालिक है। अरे पोजेशन मतलब क्या होता है, ओनरशिप। आप किसी चीज के मालिक हो तब मतलब आप उसके क्या हो, ओनर हो, वो चीज आपकी है, तो आप पे लगेगा एपोस्ट्रोफी एस।
इतना समझ में आ गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मैं आपसे कहता हूं सी, ठीक हो गया, जैसे मैंने आपसे कहा सी, फिर आएगा आपका, मैंने आपको कोई सेंटेंस दिया सी NEEDS, सी नीड्स टू चेक, टू सी नीड्स टू चेक एवरीवन्स बैग, एवरीवन्स बैग, ठीक हो गया। अब यहां पर सुनिएगा, पैड काम नहीं कर रहा अच्छे से, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। पैड इज नॉट इलेक्ट्रिक, पैड इज नॉट, राइटिंग पैड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वेट अ मोमेंट, वेट अ सेकंड। तो देखिएगा, यहां पर देखिएगा, सेंटेंस देखिएगा, सी नीड्स टू चेक एवरीवन्स बैग, उसको जरूरत है, सी आया तो वर्ब आई है नीड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस लगाया है आपने, तो कह रहा है कि सी नीड्स टू चेक एवरीवन्स बैग, उसको जरूरत है कि सभी का बैग चेक करे। तो एवरीवन्स पे आप, एवरीवन्स बैग क्या मतलब, पोजीशन किसका है, एवरीवन का, तो आप एवरीवन पे आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, एवरीवन पे आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, यहां पर सुनिएगा ध्यान से, नेक्स्ट चीज बढ़ेंगे। अब मैं आपसे कहता हूं अगर एल्स ELSE यूज होता है, इफ एल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर एल्स हम यूज करेंगे किसके बाद, इफ एल्स, ये जो वर्ड है ना ELSE, सुना होगा आपने, अगर हम इसका यूज करते हैं, यूज्ड आफ्टर, ये FTER आफ्टर, ठीक है, above written words, WRITTEN, written words, in this case apostrophe s is used with else। अगर ध्यान से सुनिएगा, एल्स का यूज हम इन शब्दों के बात करें जो हमने ऊपर लिखे हैं, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समवन, इनके साथ लिखें, तो इसके बाद अगर एल्स लिखें, मतलब इन वर्ड के बाद एल्स लिखें, तो एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ यूज होगा, एपोस्ट्रोफी एस किसके साथ यूज होगा, एल्स के साथ। अगर मैं ऐसे कह दूं NOBODY, नोबडी है, एल्स भी लिखा है, और मैंने नोबडी पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो वो गलत हो जाएगा। किस पे लगेगा, NOBODY, नोबडी, ELSE, एल्स पे ऐसे लगेगा, समझ रहे हो ना। एल्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, किसके साथ यूज करेंगे, एल्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम करते हैं किन किन के साथ, किन किन वर्डों के साथ, जैसे समबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन, एवरीबडी, इनके साथ हम करते हैं। फिर मैंने आपको बताया अगर इन वर्ड के बाद एल्स लिखा होता है, ELSE, एल्स मतलब आपको पता है ना, अन्यथा कहते हैं, अन्य कहते हैं, समबडी एल्स, कोई और है, कोई बचा है, कोई अन्य बचा है। एल्स का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, एल्स मतलब होता है अन्य, कोई दूसरा अगर बचा है, या अन्यथा आप कह सकते हो, अदरवाइज कह सकते हो, समझ रहे हो। तो अगर एल्स यूज होता है इन वर्ड के बाद, तो एपोस्ट्रोफी एस किस पे लगेगा, एल्स पे लगेगा। ये मेरी बात समझ में आई, ये मेरी बात आपको समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से समझना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसी पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहता हूं आई लाइक, ILIKE, लाइक, NOBODY, नोबडी, एल्स, ELSE, नोबडी पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, एल्स, एडवाइस, ADVIC, एडवाइस, बट यूअर्स मतलब पता है क्या है, यूअर्स क्या है मतलब, अभी समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आई लाइक, मतलब क्वेश्चन में लिखा है, सेंटेंस में लिखा है आई लाइक नोबडी एल्स एडवाइस बट यूअर, मेरे को किसी की भी एडवाइस जो सलाह है वो पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है, अभी मैंने इससे पहले बताया था, अगर ये जो वर्ड है नोबडी, समबडी, एनीबडी, इन वर्ड के बाद अगर एल्स लगा होता है तो एपोस्ट्रोफी एस एल्स के साथ लगता है। एडवाइस, किसकी एडवाइस,
कोई भी बंदे की एडवाइस की बात कर रहे हैं, किसी की भी एडवाइस पसंद नहीं है कह रहे हैं ना, नोबडी एल्स एडवाइस, तो पोजेशन तो शो कर ही रहा है। तो आपको एपोस्ट्रोफी एस किस पे लगाना पड़ेगा, आई लाइक नोबडी एल्सेज, ELSE एल्स लगाओगे, फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे, यहाँ पर आएगा एडवाइस बट यूअर्स। अब यूअर्स मतलब क्या होता है ना, यूअर्स मतलब क्या होता है, बट यूअर्स, यूअर्स भी क्या है, यूअर्स मतलब क्या है, यू प्लस यूअर्स, मतलब अगर कहीं पर यूअर्स आएगा, अवर्स आएगा, इसका मतलब क्या होता है, यू प्लस कोई नाउन, यूअर मतलब यूअर और उसके साथ कोई नाउन, समझ रहे हो। यहाँ पर नाउन क्या है, एडवाइस। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस नहीं बोल के इसने खाली यूअर्स बोल दिया, अदरवाइज सेंटेंस क्या होता है, आई लाइक नोबडी एल्स एडवाइस बट यूअर एडवाइस। यहाँ पर इसका मतलब है यूअर एडवाइस का, इसका मतलब क्या है, यूअर बराबर यूअर एडवाइस का मतलब है। तो दो बार एडवाइस रिपीट ना हो, इसलिए इसने क्या लगा दिया, यूअर्स लगा दिया। इसलिए इसने क्या लगा दिया, सेंटेंस की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए यूअर्स लगा दिया। यूअर्स मतलब यूअर प्लस नाउन, जैसे अवर्स आएगा तो अवर प्लस नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई लाइक नोबडी एडवाइस बट यूअर्स, समझ में आया। नोबडी पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, नोबडी पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। अब मैं अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं क्या ये सेंटेंस सही है, बताओ। यूअर परफॉर्मेंस PERFORMANCE, यूअर परफॉर्मेंस इज बेटर देन BETTER, यूअर परफॉर्मेंस इज बेटर। तो देखिए आप सामने देखिएगा, अब मैं क्या कह रहा हूं, यूअर परफॉर्मेंस इज बेटर देन एवरीवन एल्स। अभी मैंने क्या कहा, अगर एवरीवन या एनीबडी या समबडी के बाद ये एल्स लिखा आता है तो एपोस्ट्रोफी एस किस पे लगता है, एल्स पे लगता है। ये तो आपका गलत हो गया। सही क्या होगा, तुम्हारी परफॉर्मेंस बेटर है उसकी परफॉर्मेंस से। तो उसकी परफॉर्मेंस उसका क्या पोजीशन बता रहा है, पोजीशन तो बता रहा है, उसकी परफॉर्मेंस है भैया, उसका अधिकार है उस परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पर आप एल्स लगाए तो एपोस्ट्रोफी एस किस पे लगाओगे, यूअर परफॉर्मेंस is better than everyone everyone else ELSE, इस पे लगेगा आपका एपोस्ट्रोफी एस, इस पे लगेगा आपका एपोस्ट्रोफी एस। तो दोस्तों आपको अच्छे से एपोस्ट्रोफी एस के बारे में समझ में आ गया होगा। दोबारा से एक बार वीडियो देखिएगा, अगर चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, क्लियर नहीं होंगी, दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा। मैं आपसे कहता हूं एपोस्ट्रोफी एस का जो दूसरा अगला मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको ध्यान से समझना। एपोस्ट्रोफी एस किनके साथ यूज नहीं होता, एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विथ ऑल दीज वर्ड्स। ये जो सारे वर्ड नीचे लिख रहा हूं, ऑल दीज वर्ड, जितने भी अब मैं वर्ड लिखूंगा इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। तो ये वर्ड कौन कौन से हैं, ये वर्ड हैं समथिंग, ये वर्ड कौन कौन से हैं, समथिंग, फिर है एनीथिंग, ये नॉन लिविंग के लिए होता है ना, ये नॉन लिविंग के लिए यूज होता है, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करो, ठीक है। और नथिंग, ये नॉन लिविंग के लिए है तो इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, ये नॉन लिविंग के लिए है। और एक वर्ड होता है नथिंग, NOTHING, नथिंग, तो ये नॉन लिविंग है सारे, इनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। जैसे मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा एवरीथिंग, EVERY, एवरी THIN, ठीक है, एवरीथिंग, फिर यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया, ब्यूटी बताया, ब्यूटी इज टेम्परेरी, RARY, टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। इसका मतलब है सेंटेंस का, ये जो सारी ब्यूटी है वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। संसार में जो ब्यूटी है, सबकी जो ब्यूटी होती है वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। तो अब मेरी बात सुनो, तो एवरीथिंग्स पे मैं क्या कह रहा हूं, कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। तो इसका अगर पोजीशन बताता तो कैसे बताएंगे, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग बोलोगे, क्या बोलोगे, बताया था मैंने, ऑफ लगाएंगे, नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाएंगे, पोजीशन शो करेंगे, तो उसका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो सब्जेक्ट बन जाएगा द ब्यूटी, और जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड, इज टेम्परेरी, TEMPORARY, टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो पहला वाला गलत, अब वाला सही। ठीक हो गया। तो आपको इतना समझ में तो आ गया होगा, इतना आपको अभी तक समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम नया रूल क्या पढ़ेंगे, अभी तक हम एपोस्ट्रोफी एस के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी के बारे में। एपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफ का यूज तो मैंने बता ही दिया। एपोस्ट्रोफी एस का जहाँ यूज नहीं होता वहां पोजीशन शो करने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ का यूज हम करते हैं। ध्यान से समझिएगा। एपोस्ट्रोफी का खाली एपोस्ट्रोफी का यूज कहाँ करेंगे, एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड with plural 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 noun ending ending in s और es। एपोस्ट्रोफी का हम यूज कहाँ करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ जो कहाँ पे खत्म होता है एस या ई एस से। जैसे मैं आपसे कहता हूँ BOYS बॉयज है, तो यहाँ पर बॉयज एस से खत्म हो रहा है, प्लूरल नाउन है, हमें शो करना है पोजीशन, अधिकार बताना है, तो हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ना कि एपोस्ट्रोफी एस। तो क्या होगा सही, बॉयज कॉलेज COLLEG बॉयज कॉलेज सही हो जाएगा। जैसे और अगर आपने ऐसे कर दिया ना BOYS लगाया फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया फिर आपने कॉलेज कह दिया तो वो गलत हो जाएगा। खाली एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं अधिकार जताने के लिए अगर कोई प्लूरल नाउन है तो। अगर मैं कहता हूँ GIRLS गर्ल्स हॉस्टल है, आपको हॉस्टल किसका है, गर्ल्स का, अधिकार किसका शो हो रहा है, लड़कियों का, अधिकार आपको जताना है तो क्या लगाओगे, खाली एपोस्ट्रोफी लगाओगे। अगर आपने ऐसा कर दिया GIRLS फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाया फिर हॉस्टल बोल दिया तो आप बिल्कुल भैया गलत हैं। क्या है, आप गलत हैं। समझ में आ रहा है। तो आपको खाली क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एपोस्ट्रोफी एस का दूसरा रूल देखिए, एपोस्ट्रोफी एस कैन ऑल्सो बी यूज्ड with words with hissing साउंड। समझ लो, जो सांप की तरह आवाज निकलती है, श करके आवाज निकलती है, श करके, उसको बोलते हैं हीजिंग साउंड। तो जो हीजिंग साउंड वाले वर्ड हैं उन पे भी आप क्या लगा सकते हैं, उन पे भी आप एपोस्ट्रोफी, खाली एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। जैसे मैं कहता हूं गुरदास, क्या है, गुरदास, हीजिंग साउंड आ रही है तो इस पे एपोस्ट्रोफी एस यूज हो, खाली एपोस्ट्रोफी यूज होगा, ना कि एपोस्ट्रोफी एस यूज होगा। तो गुरदास कार आपका सही हो जाएगा। अगर आपने ऐसे कह दिया GURDAS कह दिया फिर आपने एपोस्ट्रोफी एस भी लगा दिया फिर कार लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हो, जो हीजिंग साउंड वाले वर्ड होते हैं, जो सांप की आवाज वाले वर्ड होते हैं, उसमें खाली एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, ना कि एपोस्ट्रोफी एस का। जैसे मैं कहता हूं कालिदास, CAKALI, काली DAS, कालिदास, दास ऐसा साउंड आ रही है, हीजिंग साउंड, तो क्या होगा, कालिदास की पोएम्स, POEMS पोएम्स। तो सही क्या होगा, कालिदास पे एपोस्ट्रोफी लगेगा खाली और POEMS हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा आपका नाउन मैंने पूरा खत्म करा दिया। अब नाउन पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। सेशन आपको इंग्लिश का अच्छा लगा, इंग्लिश के पूरे पार्ट आपके 6 कंप्लीट हो चुके हैं। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो देखिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना है तो मैंने आपको बता रखा है 9910647952 पे आप 47952 पे कांटेक्ट करके रजिस्टर कराइए। सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे नए सेशन में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।